जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये असल में दो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो कि इकॉनमी को फेस करने पड़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसी पे बात चल रही है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है या लोग क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट ये चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए या लो हो जाए, या इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या हो, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो। नंबर टू, गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमी में लो हो जाए, यानी इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइस जो है, प्राइस स्टेबिलिटी आए, प्राइस स्टेबिलिटी आए। अच्छा, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए और प्राइसेस भी कम हो जाए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली अचीव नहीं हो सकते। ये दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली अचीव नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आप ये चाहें कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी भी कम हो जाए और महंगाई भी कम हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता थ्योरेटिकली। यानी इकोनॉमिक थ्योरी ये बताती है कि इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये दोनों एक ही वक्त में अचीव नहीं हो सकते। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो आपको महंगाई कबूल करनी पड़ेगी, यानी प्राइसेस हाई कबूल करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि प्राइसेस कम हो जाएं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कबूल करना पड़ेगा। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं, उनमें से एक बीमारी कम हो सकती है, दोनों बैक वक्त जो हैं वो कम नहीं हो सकती, और एक की वजह से दूसरी जनरेट हो जाती है। ठीक है ना जी? तो अब ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं, दीज बोथ ऑब्जेक्टिव्स, बोथ ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी achieved, both objectives cannot be achieved simultaneously। क्यों? तो उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी भी कम हो जाए और कीमतें भी कम हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार मिला तो उनकी इनकम में इजाफा होगा। रोज़गार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी ना। तो इनकम में इजाफा होगा, जब इनकम में इजाफा होगा लोगों की, तो वो डिमांड करेंगे, जिसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड में जब इजाफा होगा तो कीमतें भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट के कम करने के नतीजे में जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो कीमतों का बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी कम हो जाए, तो ये वाली बीमारी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये आएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी मुझे पेन हो रही है, तो वो पेन के लिए आपको क्या करता है? आपको पेन किलर तो दे देता है, तो पेन तो कम हो जाएगा, लेकिन उस पेन आपका ऑब्जेक्टिव तो अटेन हो गया कि पेन कम हो गई, लेकिन उसकी एक साइड इफेक्ट भी हो सकती है, और वो ये कि आपकी किडनी के ऊपर कोई असरात हो सकते हैं। तो कोई भी जो मेडिसिन होती है उसका एक साइड इफेक्ट होता है।
तो इसी तरीके से जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपके मुल्क में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इससे ये पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है आपके सामने। दिस शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है ना जी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप अगर चाहें कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए और कीमतें भी कम हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। प्राइसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप नहीं है बल्कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी ये तो आपके या किसी भी गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक आपको पता है कि किसके साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इतनी अकल तो है ना, वहां भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आप नीचे की तरफ लेके नहीं जा सकते कि इसको भी नीचे ले जाएं और इसको भी नीचे ले जाएं। ये सियासतदान तो कह सकते हैं ऐसी बातें, लेकिन इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकते। तो इन ऑब्जेक्टिव में से अब एक ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना पड़ेगा। या तो आप बेरोजगारी में कमी का, अगर आप कहते हैं कि हम बेरोजगारी कम हो जाए, तो फिर आपको ये पहला ऑब्जेक्टिव चुनना पड़ेगा। तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आप नहीं चुन सकते, क्योंकि उसके नतीजे में जब आप बेरोजगारी में कमी लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइसेस में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। या अगर आप कहते हैं कि हम प्राइसेस में कमी को चुनेंगे तो फिर ये वाला नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बोथ ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली, और उसकी रीजन मैंने आपको नीचे देख के समझा भी दी है कि क्या रीजन हो सकती है वहां पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का और प्राइसेस का नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट का प्राइसेस के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है ना जी। अनएम्प्लॉयमेंट का तो नेगेटिव है, बट पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। उनका आपस में पॉजिटिव है, ये आपके सामने कि अगर एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा तो आपके मुल्क में कीमतों में भी इजाफा होगा। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ तो रिलेशनशिप आपके सामने है। एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है ना, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइसेस के साथ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि मेन चीज़ ये है कि प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर ये भी ये थ्योरी है, दिस इज इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्या है, ये इकोनॉमिक थ्योरी है। और इस इकोनॉमिक थ्योरी को मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन करूंगा। इसको वैसे फिलिप्स कर्व भी कहते हैं, फिलिप्स कर्व। अभी इस पे मज़ीद बात करते हैं बहरहाल। तो लेकिन एक और मैं बात बता रहा हूं कि कुछ कंट्रीज के अंदर प्रैक्टिकली ये देखा गया है, प्रैक्टिकली, ये थोरेटिकल बात कर रहा था मैं ऊपर, थोरेटिकल ये बता रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इन सम कंट्रीज, इन इन सम कंट्रीज देयर exist there exist a positive relationship between unemployment and inflation। ये बात इसके अगेंस्ट है, किसके भला, इकोनॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है। दिस इज अगेंस्ट
अगेंस्ट टू दी इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी, और कौन सी थ्योरी? थ्योरी का नाम मैंने बताया कि उस थ्योरी को फिलिप्स कर्व थ्योरी कहते हैं। तो वो अभी मैंने डिस्कस करना भी है मजीद भी आपके साथ। तो ये देखें, वो तो बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस के अंदर, और नेगेटिव कैसे होता है मैंने आपको चैनल बना के भी समझाया। लेकिन कुछ कंट्रीज में ये देखने में आता है कि वहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और उस मुल्क के अंदर कीमतें भी बढ़ रही हैं, यानी दोनों बीमारियां बैक वक्त वहां पे नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये देखें, मैंने कहा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये ये किसने बताया हुआ है? ये इकोनॉमिक थ्योरी बताती है आपको, या फिलिप्स कर्व थ्योरी बताती है ये वाली चीज। और ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझाई है। ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जब कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। ये आपके सामने प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज में ये देखा गया, जैसे पाकिस्तान भी उस उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन को जब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, तो इसको किसके अंदर? बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। तो इस चीज को हम एक टर्म यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन समझ आ गए? तो सॉरी, ये है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को स्टैग्नेशन भी कहते हैं, स्टैग्नेशन। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ हमारे पास है इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क में ये दोनों बीमारी इकट्ठी आ जाए तो उसको हम स्टैगफ्लेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैगनेशन में से स्टैग ले लेते हैं और इधर से फ्लेशन ले लेते हैं। ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया इतना, स्टैग स्टैग का ताल्लुक किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट से है। और इधर से क्या ले लेते हैं? फ्लेशन। तो ये बन जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मींस कि इतना हिस्सा स्टैग का ताल्लुक किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट से, और इसका ताल्लुक किससे है? इन्फ्लेशन से। तो जब किसी मुल्क में दोनों बीमारियां इकट्ठी होके आ रही हों और दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कि उस मुल्क के अंदर स्टैगफ्लेशन है, और पाकिस्तान के अंदर स्टैगफ्लेशन है। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर स्टैगफ्लेशन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि फिलिप्स कर्व में आपको समझाना चाह रहा हूँ। द फिलिप्स फिलिप्स कर्व। लेकिन फिलिप्स कर्व समझाने से पहले एक चीज और मैं आपको डिस्कस कर दूं जो मैंने पहले भी की हुई है। वो है आ, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये मैं एक्चुअली पहले समझा चुका हूँ, लेकिन ऐसे ही आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव हो, और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव हो। और आप जानते हैं
कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी इक्वेशन, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाती है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो भी पॉजिटिव हो। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का ज़ीरो होना। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है तो इन दोनों का सम जो है वही टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है सी यू प्लस एस यू प्लस एफ यू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0% है और ये फॉर एग्जांपल 1% है और ये 2% है, तो ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 3% आ जाती है, और इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं। हालांकि उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, बेरोजगारी की शरह 3% है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि असल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो ये वाली है। और अगर ये वाली जीरो है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। और ये जो 3% आ रही है जो इन दोनों का सम है, ये जो आ रही है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या फुल एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं, ये NRU मैंने पहले बताया हुआ है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो कि इन दो का सम है, लेकिन नेचुरल उस वक्त बनेगा वो जब ये जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0% नहीं है, और फर्ज कर लीजिए कि ये 1% है, ये 1% और ये 1% और ये 2%, तो ये टोटल 4% आएगा। तो ये अब ये जो 4% है ना, इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, और ना ही इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, लेकिन इस वाले को कहेंगे, क्योंकि इसमें ये 3% को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे और इसी को ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। और एक और लफ्ज भी यूज होता है, एक और टर्म भी है, उसे हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन नाम एक ही चीज है, यानी ये कह लें, ये कह लें, और इसका एब्रीवेशन बनता है NAIRU, NAIRU, या नेचुरल ये कह लें, ये कह लें, या ये कह लें, एक ही बात है। और उसके लिए कंडीशन मैंने अभी बताई कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को रोजगार मिल गया, ये अपने दिमाग में बिठा लें। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल गई है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई है, ये ज़हन में रखें। जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाएगी तो फिर जो बाकी मांदा अनएम्प्लॉयमेंट बचेगी उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। और चूंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो चुकी है तो इस वजह से उसी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या NAIRU के लिए ये दो कंडीशन है कि एक तो CU जीरो हो जाए, प्लस इन दोनों, ये दोनों पॉजिटिव होंगी और इन दोनों का सम ये होगा। ये यानी ये तीन बातें बन जाती हैं, ठीक है ना। ये तीन बातें, एक बात ये, दो और ये तीन बातें पूरी हो जाए तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट कह दीजिए, NRU कह दीजिए या NAIRU कह लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट दोबारा से मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब आ जाए वापस टॉपिक की तरफ। मैंने अभी आपको शुरू में ये समझाया कि आप अनएम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं इसको, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये मैंने अभी आपको समझाया। और मैंने आपको ये बताया कि इन अनएम्प्लॉयमेंट के
कम होने का मतलब ये है कि आपको रोज़गार मिल गया, रोज़गार मिलने के नतीजे में आपकी इनकम में इजाफा होगा, और जब पैसा आएगा तो आप खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा और फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो चैनल है ये एक्चुअली बता रहा है कि ये इकोनॉमिक थ्योरी है, और ये इकोनॉमिक थ्योरी फिलिप्स कर्व की थ्योरी है। और अब हम फिलिप्स कर्व को डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। फिलिप्स कर्व को हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसको पीसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फिलिप्स कर्व है ये क्या बताएगा, ये आपको रिलेशनशिप बताएगा किसके अंदर। फिलिप्स कर्व क्या शो करेगा? फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप। अब मैं रिलेशनशिप ये नहीं बता रहा कि कौन सा रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब फिलिप्स कर्व जो है यानी पीसी शोज दी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये फिलिप्स कर्व की कहानी है। अच्छा, फिलिप्स कर्व जो है वो आ, दो तरह से है। एक को हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स फिलिप्स कर्व। ये दो जो है वो इसकी सिचुएशन काइंड्स है, मैं भी बताता हूँ। अच्छा जी, तो हमने दो तरह के फिलिप्स कर्व पढ़ने हैं। एक शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये दो पढ़ने हैं हमने। अच्छा, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट, इसको हम कह देते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और इसे हम कह देते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये एब्रीविएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व है उसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नंबर वन। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व shows the trade-off trade-off between unemployment rate and inflation rate, provided provided natural rate of unemployment remains the same. Number two, expected inflation rate remains the same। तो ये है जनाब, ये है जनाब उसकी डेफिनेशन। किसकी भला? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि दिस शोज द ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है चॉइस, चुनना। तो चॉइस को शो करता है,
Phillips curve shows the trade-off between show the trade-off between किस किस में ट्रेड ऑफ शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के अंदर। यानी इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ही नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आप ट्रेड ऑफ की जगह नेगेटिव रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। यानी ट्रेड ऑफ का मतलब आप क्या क्या लिख सकते हैं, ट्रेड ऑफ का मतलब आप लिख सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये वही बात हो रही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये देखें कि इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। फिलिप्स कर्व बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो प्राइसेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो दिस शोज दी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डिजीज। मैं तो इसको इकोनॉमिक डिजीज कह रहा हूँ क्योंकि ये मसले हैं, दोनों एक इश्यूज हैं दोनों लोगों के लिए। अच्छा, अब ये शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व ये बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर और प्राइसेस के अंदर। मतलब ये कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो प्राइसेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ साथ इस शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर हमें दो मिल गए हैं अजम्पशन भी। पहला अजम्पशन ये है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। और दूसरा अजम्पशन ये है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर दो अजम्पशन भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो बना के भी देख लेते हैं। ये ग्राफ में आपको बना के समझाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। और चूंकि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इनका कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। दिस इज द फिलिप्स कर्व, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अच्छा, अब ये बात समझें कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व ये सारे क्या हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये वाला जिसको मैं इसको मैं किसी और कलर से शो कर दूं, ये जो ग्रीन लाइन से मैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेयर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और natural non-accelerating inflation rate of unemployment or full employment exist where short run Phillips curve intersects the x intersect the just a minute. Intersect the x axis। तो ये देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी मौजूद होगा, और वो कहां पे होगा, जहां पर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, यहां पे काट रहा है। अच्छा, बाकी आप जरा चेक कर लें तो आपको नजर आएगा जैसे
मगर आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ये है, ये पी स्टैरिक से मैंने कहा इन्फ्लेशन रेट ये है, ठीक है जी। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये है, ये अनएम्प्लॉयमेंट 1 है, ये फर्ज कर लें 5 है, प्राइसेस ज़्यादा है, ये ए पॉइंट पे। और अगर आप बी पॉइंट पे आ जाते हैं तो बी पॉइंट पे देखें, जब आपने प्राइसेस कम हो गई, फर्ज करें P4 पे आ गई, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइसेस में कमी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो प्राइसेस में क्या आ रही है, कमी, और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, इजाफा। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपके सामने है। इसी तरीके से अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो अब आप कहेंगे जी कि प्राइसेस, जो प्राइस एक्सिस है यहाँ पर, चूंकि ये पी स्टैरिक का मतलब है इन्फ्लेशन रेट है ना, और ये यूएन का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इन्फ्लेशन रेट तो जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया ये कीमतें जीरो नहीं हो रही, और ना ही जो है यहाँ पे कीमतें नेगेटिव हो रही हैं, ये इन्फ्लेशन रेट है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके दिखाया था, 0% भी बताया था, नेगेटिव भी बताया था, और पॉजिटिव भी बताया था। अच्छा जी, अब इससे आगे चलें तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट जिसको मैंने पी स्टैरिक कहा है यहाँ पे, वो 0% भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये वाली बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। इसीलिए ये वाई एक्सिस जो है वो 0 पे भी है, और ये पी स्टैरिक यहाँ पे डैश कर लेते हैं, नेगेटिव भी है, और 0 भी है, और पॉजिटिव भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने पॉजिटिव ही है। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व समझ आ गया आपको, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें जो एक जम्पशन ये था कि नेचुरल रेट ऑफ, ये नेगेटिव रिलेशनशिप तो समझ आ गया, ये बात भी समझ में आ गई कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन द सेम। तो यहाँ पे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट रिमेन द सेम, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी इसमें तब्दील नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एक शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है उसके ऊपर जो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो कोई तो है, जैसे फॉर एग्जांपल 5% है, तो ये इस पे पूरे पे सेम ही रहेगा 5%। यानी आप ए पे पूछा जाए, ए पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। और आपसे पूछा जाए बी पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। और अगर आपसे पूछा जाए सी पॉइंट पे बताइए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5%। अच्छा, अब एक चीज और भी बता दूं कि ये जो पी स्टैरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने पीई लिखा है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट remains the same on the short run Phillips curve। अच्छा, दूसरी बात, जो आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, पीए का मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, वो वेरी करता है, वेरी अलोंग दी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, वो वेरी करेगा। जैसे ये जो आपने लिखा हुआ ना पी, ये एक्चुअली एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, और यहाँ पे देखें ये P5 जो है ये PA है, ये भी क्या है, PA है। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ए पॉइंट पर पूछा जाए आपसे कितना है, तो आप कहेंगे जी 5 ए पॉइंट पे। आपसे पूछा जाए एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बी पे बताएं, तो आप कहेंगे 4। और इसी तरह से आप, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बताइए ए पॉइंट पे, तो आप कहेंगे 5%। और आपसे पूछा जाए बी पॉइंट पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बताएं, तो आप कहेंगे 5%। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो सेम रहेगा, ये आपके सामने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो सेम रहेगा अलोंग द फिलिप्स कर्व।
लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो वेरी करेगा। और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आपने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीई है, पीई का मतलब है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, और जो पीए है इसका मतलब है एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। क्लियर? तो ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। तो यहां पर एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये वाली, कि प्राइसेस में जब कमी आएगी, तो ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना जी। ये कौन सा इन्फ्लेशन रेट होता है? ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है। यानी ये जो यहां पर भी मैंने ये बात की, ये कौन सी है? एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, ये भी एक्चुअल। लेकिन बार बार एक्चुअल का लफ्ज नहीं यूज करते, बस इन्फ्लेशन रेट कह देते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व पे आते हैं तो फिर वाजे तौर पर बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कौन सा। तो इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल भी हो सकता है और एक इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप पता चल गया कि क्या है किसके अंदर, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया कि जो पॉइंट, ये जो यहाँ पर एट पॉइंट सी पर ये वाली बात पूरी हो रही है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है किसको? एक्स एक्सिस को, ठीक है ना जी। इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें एक और बात समझें, वो ये कि अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा था, स्टैगफ्लेशन की बात की थी मैंने यहाँ पे, तो स्टैगफ्लेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब ये बात है कि ये एंड है, अब ये बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि स्टैगफ्लेशन की सूरत में फिलिप्स कर्व कैसा होगा, तो आपके सामने कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, तो आप कहेंगे जी पॉजिटिवली स्लोप्ड ही होगा। यानी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, और ये इन्फ्लेशन रेट ना लिखें तो एक्चुअल ही होता है, लिख दें तो आपकी मर्जी, ए लिखना चाहें तो लिख दें, ना भी लिखें तो इसका मतलब एक्चुअल होता है। ये है शॉर्ट, ये फिलिप्स कर्व होगा किस सूरत में? स्टैगफ्लेशन की सूरत में। अगर यानी इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन, Phillips curve is positively sloped. In case of stagflation, यानी in case of, or in case of stagflation, Phillips curve is positively sloped. लेकिन ये exceptional case है, this is called exceptional, क्योंकि ये हर मुल्क में नहीं होता, एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली जो फिलिप्स कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। यहां तक हमें शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व की स्टोरी जो है वो समझ में, मेरा ख्याल है कि आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि आप लोगों को ये मैंने बताया था, ये दोनों क्या हैं? दीज आर दी अजम्पशंस, है ना, अजम्पशंस ऑफ शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व। तो अजम्पशन को आपको पता है कि ये अजम्पशन जो होते हैं यही एक्चुअली अगर चेंज हो जाए तो ये शिफ्टिंग फैक्टर्स भी बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन अजम्पशन में तब्दीली आ जाए, इफ देयर इज अ चेंज इन द assumptions of short run Phillips curve, then the short run Phillips curve will shift। तो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो वो assumption क्या क्या थे? पहला assumption ये था कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज ना हो, लेकिन अब अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा ये था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो चेंज ना हो, लेकिन अगर अब यहाँ तो हमने कहा था ना, रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम मीन्स कि चेंज ना आए, रिमेन्स द सेम मीन्स कि चेंज ना आए।
यानी नो चेंज इन NRU एंड नो चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। लेकिन अब अगर चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा जनाब कि इसका मतलब ये है कि चेंज आ जाएगा, तो शॉर्टन फिलिप्स कर्व क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, शॉर्टन फिलिप्स कर्व क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि हर एक शॉर्टन फिलिप्स के साथ एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो मौजूद होता है। अब अगर एक्सपेक्ट, जैसे ये वाला शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व हमने बनाया था, तो इसके ऊपर मैंने फर्ज किया था कि 5% एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है जो पूरे कर्व पर सेम रहता है। यानी ए पॉइंट पर भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5% है, बी पर भी 5% है, सी पर भी 5% है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आपको नजर आ रहा होगा वेरी कर रहा है। ए पर 5 है, और बी पर 4 है, सी पर 0 नजर आ रहा है आपको। ठीक है ना जी? तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट वेरी करेगा। हम्म अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इन्फ्लेशन रेट को स्टैरिक से शो कर देते हैं, पी स्टैरिक। और ये आपके पास शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है 1, और अब आप कहते हैं दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है 2। तो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व चेंज हो गए ना। तो इसके ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 5% है। तो अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और वो 10% हो जाता है तो ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ता जाएगा, शॉर्टन फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता चला जाएगा। ठीक हो गया जी? इसी तरीके से ये मैंने आपको शिफ्ट करके दिखाया। इसी तरीके से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी चेंज कर देंगे तो भी शॉर्टन फिलिप्स कर्व क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, इसके ऊपर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्ज कर लें ये है, और फर्ज कर लें कि अब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये हो जाता है, दिस वन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2। तो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 और ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2। तो ये आपके सामने मैंने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट करके दिखाए। इधर मैंने क्या किया है? इधर मैंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज किया है, ये आपके सामने है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने चेंज किया है और शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट करके दिखाया। इधर मैंने क्या किया है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्ज कर लें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है, तो इस पर भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यही है। दोनों जगहों पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने की, ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट दोनों पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, बट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने की वजह से, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज होने की वजह से ये देखें, ये अब शिफ्टिंग हो रही। ये क्लियर होगी बात? तो ये आपको मैंने शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शिफ्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो अगली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के ऊपर बात करते हैं। ये मैंने पहला आपको समझाया है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। और अब हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। नंबर 2 इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे बात करते हैं। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं आपको। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो क्या शो करता है? जस्ट अ मिनट। होल्ड ऑन। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो
exists where क्या where uh, where actual inflation rate is equal to expected inflation rate। ये पहली बात है। नंबर 2, long run Phillips curve is vertical at natural rate of unemployment। ये है जी आपके सामने दो बातें। अब इनको मैं समझा देता हूं आपको, ये दोनों बातें क्या है। इसमें पहली बात ये है कि नेचुरल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और दूसरी बात ये कही गई है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल होता है किस पॉइंट के ऊपर, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना जी। इसको अब हम इसका कर्व बना लेते हैं। ये देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये आपके पास एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, या इन्फ्लेशन रेट भी कह लें तो कोई मसला नहीं है। तो फर्ज करें आपके पास ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 है, और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के ऊपर फर्ज कर लें जो आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो 0%। तो देखें कहां पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं। इस जगह पे, किस जगह पे, ये इस जगह पे, इस जगह पर ये वाली बात पूरी हो गई है ना। ये जो पॉइंट है जिसको मैंने ग्रीन किया है, इस जगह पर देखें तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट भी 0% है। ये देखें, ये 0% एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, और इसी जगह पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी 0%। तो इसका मतलब ये पॉइंट एक्चुअली है तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पर एक पॉइंट, लेकिन ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पर भी एक पॉइंट है। अब जो मैंने अभी बात की थी कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा तो फिर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट करेगा, तो हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक नया शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बनाता हूं, और ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2, और इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। फॉर एग्जांपल कितना, 5%। ठीक है जी। और एक और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बनाते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और यहाँ पर जो ये 3 है, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 10%। ठीक है ना जी। तो फर्ज कीजिए कि इस पॉइंट को मैं अगर इसके साथ एक्सटेंड कर दूं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस जगह पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो आप क्या कहेंगे कि इस जगह पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट तो ये है ना, ये वाला एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आप कहेंगे यहां पर कितना है, 5%। तो देखें एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट भी 5% और एक्सपेक्टेड भी क्या हो गया, 5%। ये दोनों बराबर हो गए ना, ये वाली बात जो मैं यहाँ पे कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का एक पॉइंट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मजीद एक्सटेंड कर लूं, यहां पे आ जाऊं इस जगह पर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पर भी आप जरा चेक करें तो मैं कहता हूं यहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे है जी 10%। तो यहाँ पर भी बराबर है। और यहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है, वो आपके सामने 0%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दें, तो ये जो एक्सटेंड करने के बाद ये जो मेरे पास एक कर्व आ गया है, इसको हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कह सकते हैं। यानी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी वी गॉट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये वाली बात देखें, और यहाँ पर जो इस जगह पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो ये वाली बात आ गई कि नेचुरल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल, और वर्टिकल किस पॉइंट पर होगा,
इधर नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, बल्कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे होगा वहीं पर ये वर्टिकल होगा, तो वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। और जरा गौर करें, पॉइंट ए पर देखें, पॉइंट बी पर देखें, पॉइंट सी पर देखें, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको नजर आएगा कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो दोनों क्या है, बराबर होते हैं। जैसे ए पर देखें तो 10% एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है और 10% ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है ना जी, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के ऊपर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के ऊपर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट सेम रहता है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो वेरी करता है। ठीक है ना जी, तो ये आपके सामने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व उन पॉइंट्स को मिला के बनाया है। ये बी पॉइंट पर भी ये देखें, ये 5% है, तो ये भी कितना है, 5% है। सी पॉइंट पर ये 0% है, तो ये भी कितना है, ये भी 0% है, ये आपके सामने। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो वहां पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कैसे होते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या है, यहाँ पे बराबर है। जैसे पहले आपको नजर आएगा 0% बराबर है 0%, फिर ये 5% बराबर है 5%, और फिर 10% बराबर है 10%, ऐसे ही है ना जी। तो ये सी पॉइंट पे है, ये जो 5 वाला है ये बी पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है। तो ये वाली कंडीशन जो मैंने भी आपको बताई थी कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है दोनों बराबर हों, तो वहां पे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, तो यहां तक कहानी समझ आ गई अब आपको। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको समझा दूं और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट कब करेगा। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जब शिफ्ट करेगा, चूंकि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, और किस पॉइंट पर होता है, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा तो फिर फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा। यानी इफ देयर इज if there is a change in natural rate of unemployment, long run Phillips curve shifts। ठीक है जी, कैसे, ये फर्ज कर लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है और ये इन्फ्लेशन रेट, तो क्या होता है, ये आपके पास लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1 पे, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व 1, और अगर फर्ज करें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है, 2 हो जाता है, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व अब यहाँ पे आ जाएगा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब चेंज आएगा एनआरयू में तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ठीक हो गया, अब एनआरयू कब चेंज होता है, तो वो आपको मैंने पहले बताया कि एनआरयू के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले फैक्टर्स जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने भी आपको समझिए। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कब चेंज होगा, जब ये दोनों चेंज होंगे, ये और ये, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और इनकी वैल्यूज दोनों की, लेकिन ये 0% ही रहनी चाहिए। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0% ही रहे, वो नहीं चेंज होगी। सिर्फ साइक्लिकल अपना स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होगी तो फिर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3% है और उसके लिए मैंने बताया कि ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा, सी यू चेंज नहीं करना, ये दोनों चेंज करना है। सी यू 0% ही रहेगा क्योंकि ये कंडीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है कि ये 0% ही रहेगा, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होंगे और इन दोनों का सम ही एक्चुअली, इन दोनों का सम ही ये वाली चीज बनती है ना। ओके, तो अब आपसे पूछें कि कैसे चेंज होगा, शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब अगली बात जो मैं आपको इसी के अंदर करना चाह रहा हूँ और ये फिर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो ये है कि
वो क्या है, वो मैं आपको एक कर्व से समझा देता हूँ दोबारा से। वो है जी शॉर्टन फिलिप्स कर्व से समझाते हैं आपको। ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट होता है, ना भी ए लिखें तो इसका मतलब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ही है, ये आपने जेन में रखना है। जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास शॉर्टन फिलिप्स कर्व है, तो शॉर्टन फिलिप्स कर्व है और इसके ऊपर फर्ज कर लें कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो फर्ज कर लें कि 10%। तो अब इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है जिसको हमने ए पॉइंट का नाम दिया है, और इस जगह पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ अन, क्योंकि ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट ही है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी ये जो रेट आ रहा है अब यहाँ पे ये वाला, ये अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल नहीं है, ये वाला जो बी पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन जो सी पॉइंट पे आ रहा है वो भी नेचुरल नहीं है सारे ही अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व पर एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है। लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बहुत सारे होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत सारे होते हैं। अब जरा हम चेक करते हैं कि बी पॉइंट पर जरा देखें, ए पॉइंट पर सॉरी ए पॉइंट पर देखें और इसी तरीके से सी पॉइंट पर देखें, तो आपको एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट नजर आ जाएंगे। फर्ज कर लें यहां पर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 15% और यहां पर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो फर्ज कर लें 10%। क्यों मैंने 10% लिखा है? क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही वहां पे है जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बराबर होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10%। तो इसका मतलब ए पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट दोनों बराबर होंगे। और यहां पर देखें तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट 5% है, ठीक है ना जी। तो अगर फर्ज करें ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5% पे बना होता तो फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना जी। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही वहां पे है जहां पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बराबर होते हैं। यानी जहां दोनों बराबर होंगे, जहां पर दोनों बराबर होंगे वहां पर वहां पर वहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, तो ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए ये देखें इस बी पॉइंट पर भी चेक कर लें तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सी पर भी नेचुरल रेट है, ए पर भी नेचुरल, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर, इन तीनों पॉइंट्स पर ये दोनों बराबर हैं और जहां ये दोनों बराबर होंगे वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा होगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अच्छा, अब यहां पे जरा चेक कीजिए, क्या चेक करना है कि एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर जरा चेक करें तो हमें ये नजर आता है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, मीनिंग दैट कि 10% इज इक्वल टू 10%। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट बी पर चेक करें तो बी पॉइंट पर आपने मुझे बताना है क्या हो रहा है। तो बी पॉइंट पर जरा चेक करें, बी पॉइंट पर जरा चेक करें तो क्या हो रहा है। बी पॉइंट पर जनाब एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है? बी पॉइंट पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से। क्यों बोला? क्योंकि बी पॉइंट पर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना आ रहा है, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आ रहा है 15% और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बी पॉइंट पे कितना है, 10%। एक्सपेक्टेड तो हर पॉइंट पे सेम आएगा ना। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो इज सेम ऑन वन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, है ना। यानी पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर भी, पॉइंट
सी पर भी सब जगहों पर, यहाँ पर देखो किस पे बना हुआ है ये, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये फर्ज किया गया 10%, तो ए पर भी 10% होगा, बी पर भी और सी पर। लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ये आपके सामने वेरी कर रहा है, कभी 15 है, कभी 10 है, कभी 5 है। तो आप देखिए कि बी पॉइंट के ऊपर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, और जब भी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होगा तो आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, है ना। जैसे बी पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, यानी कम हो जाता है। कहां से कम हो जाता है? फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, फर्ज कर लें 5% है, तो ये कुछ 2-3% पे आ जाएगा UN1 जो है। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या करेगा, फॉल करेगा फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके सामने। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट सी पर चेक करें तो पॉइंट सी पर आपको नजर आएगा कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कम है किससे, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट सी पॉइंट पर जरा चेक करें कितना है, 5% है ना, वो है 5%। और एक्सपेक्टेड तो सब पे सेम ही होता है, वो 10% है। अच्छा, अब क्या होगा? सी पॉइंट आपके सामने, आप ही बताइए क्या हुआ है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या कम हो गया? तो ये आपके सामने है, ये बढ़ गया, इधर तो कम हो गया था ना। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे UN2 पे फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस या इंक्रीजेस फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो NRU से कहाँ चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट 2 पे चला गया, और इधर ये NRU से कहाँ चला गया, UN1 पे आ गया था। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मजीद मैंने समझा दिए, ABC शॉर्ट एंड फिलिप्स कर्व के ऊपर। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अक्सर। तो वो पूछते हैं कि इफ़ एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट देन व्हाट हैपन्स, तो आप कहेंगे देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, उस जगह पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। फिर बताते हैं कि ग्रेटर देन हो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड से, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल कर जाएगी। किस लेवल से? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल से। और अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से, तो फिर क्या होगा, तो आप बता देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने, 1, 2 और ये 3, और तीनों मैंने शॉर्ट एंड फिलिप्स कर्व से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है जी।